जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह वॉल्यूम 2 का यूटेरिया प्रैक्टिस बुक बीएसएससी इंटर लेवल का है दोस्तों। इसमें प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस 15 दिए हुए हैं और आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लाया हूं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें। आपको प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेंगे, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले यूटेरिया फर्स्ट बुक का भी प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। आप 1 से लेकर 15 तक पूरी वीडियो अपलोड है उसमें, फर्स्ट वीडियो का, उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न इसमें आज क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? श्यानता ठोस, द्रव और गैस का एक विशिष्ट गुण है। सही है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा असत्य कौन है, तो ये भी सही, ये सही है। श्यानता ठोस, द्रव और गैसों का विशिष्ट गुण है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की श्यानता बढ़ जाती है, ये भी सही है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी का सही सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो उपरोक्त में सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न की ओर। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो श्वेत प्रकाश यदि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग सबसे कम विचलित, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसे याद करने के लिए विपग्योर याद रखते हैं हम लोग दोस्तों। विपग्योर VIB विपग्योर, यहाँ पर लिखते हैं VIB, ठीक, विपग्योर VIBG/OR। जो सबसे पहले है वो ज़्यादा विचलित होता है, तो सबसे लास्ट में है वो कम विचलित होता है। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, विपग्योर VIBG/OR। तो हमसे पूछा सबसे कम विचलित कौन होता है, तो R यानी रेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे कम विचलित कौन होता है? रेड। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है? कौन सा प्रकाश की किरणें सबसे अधिक विचलित होता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बैगनी रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है, परंतु रेड रंग सबसे कम विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा था कौन सा है सबसे कम विचलित होता है? रेड, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, या किनके द्वारा किया गया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन? तो ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने। इस नियम में दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 में दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न में है कि वायु शक्ति विंड यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विंड पावर में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। पवन चक्की द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर में दिया हुआ निम्नलिखित से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करती है? तो पेरिस्कोप किस पर कार्य करती है? तो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर पेरिस्कोप काम करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पेरिस्कोप में क्या होता है कि प्रत्येक दर्पण की नली के अक्ष में 45 डिग्री पर का कोण बनाता है और 2 समतल दर्पण रखा जाता है आमने सामने, ठीक है, और दोनों को एक 45 डिग्री का कोण बना दिया जाता है, 45 के आधार पर रखा जाता है और इसके आधार पर पेरिस्कोप कार्य करता है। किस पर? प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। और इसकी सहायता से, पेरिस्कोप की सहायता से जो पनडुब्बी और युद्धपोत आदि हैं अंदर में छिपे रहकर भी बाहर की गतिविधियों को देख सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है पेरिस्कोप का? तो अधिक से अधिक पनडुब्बियों में किया जाता है ताकि वो जल के अंदर भी रहे तो भी बाहर की गतिविधियों को देख सके और अपने टारगेट को लक्षित कर उसे नस्ते-नाबूद कर सके। तो पनडुब्बी और युद्धपोतों में यह पेरिस्कोप खासकर लगाए जाते हैं ताकि पानी के अंदर से ही अपने विरोधी को नस्ते-नाबूद कर सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, परावर्तन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की ओर। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है?
तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ तेजी से नीचे की ओर आ रहा हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ तेजी से नीचे आ रहा हो तब क्या होता है कि लिफ्ट में जो मनुष्य है उसका वजन वास्तविक वजन से कम महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा हो तो क्या होता है? तो मनुष्य के जो वास्तविक वजन है वो अधिक तो क्या होता है? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो वजन अधिक महसूस होता है व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा कम कब होता है? तो लिफ्ट तेजी से और नीचे आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इस पर जाएगा 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, बुलबुले का आकार पानी के आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। पानी के भीतर बुलबुले का अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी सही है। पानी के भीतर जो बुलबुला है किसके भांति कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। तो ए सी डी सही है। हमसे पूछा कौन असत्य है? तो पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी कथन असत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 में कहा गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा के पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में का उपयोग प्रेरित धारा को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें दाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है, अंगूठा वो आपको क्या दिखाता है? चालक की गति को दिखाता है। चालक की गति की ओर दिखाता है अंगूठा। चालक की गति किस आधार पर है, किस दिशा में है, वो दिखाता है अंगूठा। और जो आपको तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है तर्जनी। और मध्यमा है जो चालक की प्रेरित धारा को दर्शाता है। मध्यमा क्या है? चालक के प्रेरित धारा को दिखाता है। तो हमसे पूछा है कि दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा के पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य बैटरी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बैटरी का उपयोग है, बैटरी का कार्य क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये बैटरी का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डायनेमो है, डायनेमो का कार्य क्या होता है? डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और सोलर पैनल क्या करता है? सोलर पैनल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सोलर पैनल। तो हमसे पूछा था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? तो ऊन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। भेड़, बकरी और बैल से प्राप्त होता है हम लोग का ऊन। रेशम, रेशम भी प्राकृतिक रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। चमड़ा भी हम लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। और कहा गया है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नायलॉन क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नायलॉन है जो कृत्रिम बहुलक है, प्राकृतिक नहीं, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर कौन सा नहीं है? पॉलीमर तो कैप्रोलैक्ट्स क्या है? कैप्रोलैक्टम है जो पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पॉलीमर कौन नहीं है? कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। यदि इसमें और देखें, वेबर, वेबर किसकी है? आपको चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। और ल्यूमेन किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का इकाई होता है ल्यूमेन। और कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। तो चार ऑप्शन में 4 तरह का प्रश्न बनेगा। एक पहला प्रश्न यहाँ बन गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यानी चुंबकीय तीव्रता की जगह पर आपसे चुंबकीय फ्लक्स पूछ दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा? वेबर होगा। और ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता क्या है? कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन। तो हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, और जिंक 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 किसके लिए है? तो जिंक है
जो आपको गैल्वेनीकरण के लिए, तो हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ये असत्य है। मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए उपयोग किया जाता है, यूरेनियम परमाणु बम में उपयोग किया जाता है, और जिंक गैल्वेनीकरण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हमसे असत्य पूछा था, कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। कौन से द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का, या मरकरी का? तो सबसे कम घनत्व पेट्रोल का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें दिया गया है 15 नंबर प्रश्न में, निम्न में कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, तो तत्व कौन सा नहीं है? तो पानी क्या है? एक तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, पानी एक तत्व नहीं है। तत्व वे होते हैं जो एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम क्या है? Na से बना हुआ, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए। टीन का एसएन होता है, कार्बन का सी होता है कार्बन का, लेकिन पानी का क्या होता है? H2O होता है। तो पानी दो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो वो तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तत्व कौन नहीं है? पानी नहीं है, बाकी सोडियम, टीन, कार्बन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी का हिस्सा कौन नहीं है, ये प्रश्न दिया गया। धातु, अधातु और उपधातु, ये सब क्या है? आवर्त सारणी का हिस्सा है। धातु, अधातु और उपधातु है जो आवर्त सारणी का हिस्सा है, परंतु गैस है जो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। गैस आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो वह है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, एवं ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। ग्लैक्टोज क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, ग्लूकोजन है, स्टार्च, ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड में आते हैं, जबकि ग्लैक्टोज है, जो ग्लैक्टोज क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 19 नंबर प्रश्न की ओर, एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों किसमें बनते हैं? एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड का जो बनता है वो स्थान कौन सा है? तो अस्थि मज्जा। दोनों किसमें बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड तथा प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। एरिथ्रोसाइड लाल रक्त कणिका है, जबकि ल्यूकोसाइड श्वेत रक्त कणिका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें दिया गया 20 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सा खनिज है जो आंख का नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में काम करता है? तो वो कौन सा खनिज है? जिंक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जस्ता नामक खनिज है जो आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली, प्रोटीन संरचना को स्वस्थ रखने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ 22 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन कौन नहीं करता है? तो पाचन एंजाइम का स्रावन तो यकृत है, किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एंजाइम किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है, ऑप्शन ए सही है। पीत का लगातार स्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत को लगातार श्रवण करना। हालांकि पीत में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है पीत। तो कौन सा पाचन एंजाइम नहीं स्रावित करता है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23 में इनमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो कौन संक्रमण रोग नहीं है? यदि देखें, मलेरिया एक संक्रमण रोग है, हैजा, एंथ्रैक्स ये सब संक्रमण रोग है। कैंसर है जो संक्रमण रोग नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है कैंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मलेरिया, हैजा, एंथ्रैक्स ये है एक दूसरे से फैलने वाला है, उसी को संक्रमण रोग कहते हैं। एक को हुआ, दूसरा को हुआ, उसके बाद तीसरा को हुआ और फैल गया पूरा, तो संक्रमण रोग कहा जाता है। लेकिन वैसा रोग जो
एक के माध्यम से दूसरे में नहीं फैलता उसे कैंसर, उस रोग को संक्रमण रोग नहीं कहा जाता है। तो जैसे कैंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 में, पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है पौष्टिक अल्सर के लिए? तो इसमें दिया गया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हेलिकोबैक्टर जीवाणु है जो पौष्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण है? तो इसमें कॉकरोच है, कॉकरोच है जो क्या है, द्विलिंगीय प्राणी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच द्विलिंगीय प्राणी है। जिन जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगीय या उभयलिंगी कहते हैं। इसके उदाहरण है केचुआ। हमसे पूछा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो कॉकरोच नहीं है। इसमें पूछा कौन सा उदाहरण कहा गया है कि इस प्रश्न में कहा गया है कि द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो कॉकरोच क्या है, द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण नहीं है। कौन कौन है? केचुआ है, स्पंज है, टेपवर्म है, स्टारफिश है और जोंक। ये क्या है, द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कॉकरोच है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 की ओर। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्य अभिषेक जो हुआ करता था वो कौन से ग्रंथ में उसका विवरण दिया गया है, ये प्रश्न पूछा है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का विवरण दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण की राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो आपको सुरतोघई आपका है जो अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सुरतोघई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटदिज्जी मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो बालाकोट ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पूछा गया है कि अफगानिस्तान में कौन स्थित है? सुरतोघई है जो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और वर्ष 1922 में इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का। चनहुदड़ो को देखें, एनजी मजुमदार के प्रयासों से 1931 में चनहुदड़ो की खोज की गई थी, ठीक है। तो हमसे पूछा था कौन अफगानिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सुरतोघई अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया 28 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धर्म में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? यदि इसमें ऑप्शन देखें तो संघ के प्रति आस्था धर्म में वर्णित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो धर्म में वर्णित कौन कौन था? माता पिता के आज्ञा पालन करना, दान पुण्य करना और मातृभाव रखना, ये धर्म में वर्णित था, परंतु संघ के प्रति आस्था रखना ये धर्म में वर्णित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 21 नंबर प्रश्न की ओर। 16 महाजनपद में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। तो 16 महाजनपदों में एक जनपद था जो दक्षिण भारत में था, उसका राजधानी कौन था? पोतन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, पोतन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यदि इसमें शक्तिमती की राजधानी आपसे पूछा जाए तो कहाँ होगा? शक्तिमती किसकी राजधानी? तो चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। उज्जैनी, अवंती, हाटक, कंबोज। हाटक किसकी राजधानी है? कंबोज की राजधानी हाटक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है और चेदी की राजधानी शक्तिमती है। और बाकी बचा क्या? पोतन। तो पोतन किसकी राजधानी है? तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अशमक था जिसकी राजधानी पोतन या पोटली था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे हमसे पूछा गया तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिण भारत का एकमात्र था कौन? अशमक, जिसकी राजधानी पोतन था। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था दोस्तों, गुखितम, याद करने में काफ़ी आसान होगा, थोड़ा सा और है लेकिन अच्छा है। गुखितम याद रखिए, गु से गुलाम वंश, उसके बाद आता है खी यानी खिलजी वंश। गुखितम ऐसे याद रखिए, लेकिन हम उसमें एक और जोड़ना चाहेंगे, गुखित सैलो, ऐसे याद रखिए, गुखित सैलो याद रखिएगा तो सारा सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा उसमें। तो गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश और त से तुगलक वंश। गुखित सैलो, स से
सैद से क्या होगा, सैयद वंश। तो हमसे पूछा है तुगलक के बाद कौन आया था, तो तुगलक के बाद सैयद वंश होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुखित सैलो और लो के बाद सैलो, स से सैयद और उसके बाद लोदी, पूरा सल्तनत काल समाप्त हो गया। ठीक है, तो लास्ट में लोदी वंश था। तो हमसे पूछा तुगलक के बाद कौन आया था, तुगलक के बाद सैयद था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सैयद वंश के जरिए शासनकाल देखें तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और खिज्र खां तैमूर लंगा का सेनापति था। ठीक है, और खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और 1674 ईस्वी को उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और रायगढ़ में उनकी राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शिवाजी के जन्म के बारे में यदि आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, तो शिवाजी के जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और 1630 ईस्वी में शिवाजी के जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले थे। उनके पिता कौन थे, शाहजी भोसले। छत्रपति शिवाजी ने 1559 में प्रतापगढ़ किले पर कब्जा किए थे, 1559 में। और 1666 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था 1666 में छत्रपति शिवाजी को। और 3 अप्रैल 1980 को उनका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, यह सैनिक विद्रोह से और कुछ भी नहीं था। यह किसने ऐसा कथन कहे हैं, तो ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुछ और इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार कुछ कथन कहे हैं, जैसे आरसी मजूमदार जी ने इन्होंने कहा था कि सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था ये। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने कहा था कि अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था ये, इन्होंने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये बात। और यदि देखें विलियम हार्वर्ड रसेल ने क्या कहा था, विलियम हार्वर्ड रसेल ने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। तो विलियम हार्वर्ड रसेल ने कहा था कि यह एक धार्मिक युद्ध था। जबकि सावरकर ने कहा था, बीडी सावरकर ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। बीडी सावरकर ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय संघर्ष था। ठीक है, और 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, ये किसने कहा था, तो ये सर जेम्स ऑट्रम ने कहा था कि यह मुसलमानों का षड्यंत्र है। और बिपिन चंद्रपाल ने उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन के से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति का प्रयास था, ये उन्होंने कहा था बिपिन चंद्रपाल ने। तो हमसे पूछा है कि सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था, किसने कहा है, आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न की ओर। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो इरविन के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यदि देखें साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यदि आपसे प्रश्न पूछे तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में 8 नवंबर 1927 में गठन हुआ था लंदन में। और उसमें गठन किस लिए किया गया था, तो भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए भी किया गया था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आए थे उसके जांच के लिए किया गया था साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, परंतु साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में, वो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, और इनके आगमन से भारत में आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और जमकर विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। 34 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित से कौन एक सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है, भगत सिंह। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक क्या भगत सिंह ने लिखा है, तो जी नहीं, ये गलत है। हमसे पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सुमिलित नहीं है। भगत सिंह ने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पुस्तक नहीं लिखे हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है, उससे भी देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है, उन्होंने लिखा है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। तो इसमें ए बी सी डी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो हमसे पूछा कौन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 में दिया गया है पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन
1940 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, 23 मार्च 1940 में हुआ था, उसमें औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था किसके लिए? पाकिस्तान की मांग के लिए। ठीक है, मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। किसके प्रयासों से? तो नवाब सलीमुल्लाह के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष भी थे, जबकि अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने किए थे। जब पहला अधिवेशन जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय मुश्ताक हुसैन ने किया था उसकी अध्यक्षता। तो हमसे पूछा है मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी? तो ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1940 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कोलकाता थी, बाद में इसे कहाँ बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। कब बनाया गया? तो वर्ष 1911 में, जो वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार था उसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की अब राजधानी दिल्ली ना होकर कलकत्ता ना होकर दिल्ली कर दिया जाएगा। और इसकी घोषणा के बाद 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर, इसमें हमसे पूछा उस समय किसके कार्यकाल था, कौन से वायसराय थे? प्रश्न में ये पूछा गया कौन से वायसराय के समय में ऐसा हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में ऐसा किया गया था। हार्डिंग टू के समय में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था कलकत्ता के स्थान पर। हार्डिंग का कार्यकाल देखें तो 1910 से लेकर 1916 तक उसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का यदि जन्मदाता बोले कौन है तो थॉमस मुनरो है। कैप्टन रीड एंड थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या है? संस्थापक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था था जो पूरे भारत के 51% भूभाग पर फैला हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब क्या होता है? रैयतवाड़ी का होता है रैयत, यानी रैयत से सीधे किसानों से भू लगान लेना, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है। तो वो पूरे भारत का 51% भाग पर फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। किस क्षेत्र में था? तो मद्रास के क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे पहले मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर प्रश्न में। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 है। लोकसभा में सीटों की संख्या, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, तो अभी अनुसूचित जाति के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है तो 84 यानी 84 है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 47 है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 47 है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो आरक्षित सीटों की संख्या कितने हो जाएंगे? जोड़ दीजिए तो 131 हो जाएगा दोनों मिलाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर, हमसे पूछा अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 84। अनुसूचित जाति के लिए हमसे पूछा है तो सी हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति पूछे तो अनुसूचित जनजाति पूछे तो 47 होगा और जाति पूछे तो 84 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों के सदस्यों की संख्या 550 होगा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पहले कितना था? 552 था लोकसभा में सीटों की अधिकतम सीटों की संख्या, लेकिन उसे आंग्ल इंडियन को समाप्त करके 550 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं वर्तमान में लोकसभा में। अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 81 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 में दिया गया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मूल रूप से यानी मूल संवैधानिक में संविधान के मौलिक रूप से कितने मूल अधिकार दिए गए? मौलिक अधिकार तो 7 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मौलिक रूप से कितने? 7 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के क्रम में कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं? तो 6 बचे हैं। हमको मूल संविधान में कहा गया है, तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में यदि देखें मौलिक अधिकार की संख्या कितना है तो 6 है वर्तमान में। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया मौलिक अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
40 नंबर प्रश्न क्यों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है। समानता जरूर है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात कही गई है, परंतु क्या नहीं कही गई, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। न्याय की बात कही गई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई। प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता में 3 प्रकार का न्याय है। भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हो गए, 3 प्रकार का न्याय, ठीक है। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है, तो 5 प्रकार की समानता है। भारत की कितने प्रकार की समानता, 5 प्रकार की समानता। कौन कौन, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की एवं उपासना की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 प्रकार की कौन कौन, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता है भारतीय संविधान प्रस्तावना में। भारत की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। तो हमसे पूछा है कि कौन सा समानता नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है भारतीय संविधान में। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19 के 1 है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार यदि भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पूरा वीडियो अपलोड है भारतीय संविधान का, वो भी चैप्टर वाइज, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो उपलब्ध, हम पूरी वीडियो घटना चक्र बुक से मैं लाया हूँ। प्रीवियस ईयर बुक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे दोस्तों। आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी पूरा वीडियो अपलोड है, वो भी चैप्टर वाइज, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये देखने के बाद आपके जो नंबर में कुछ कमी आ रहा है दोस्तों, वो बढ़ जाएगी और आपको 2, 4, 5 नंबर उसको पढ़ने के बाद बढ़ने की संभावना अवश्य है। तो आप लोग जाके उसे देख ले, दोनों संविधान का और हिस्ट्री का, और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपका नंबर में इंप्रूव होगा। और जितना बार देखिएगा उससे कम से कम 2-3 नंबर प्रत्येक बार इंप्रूव होगा, कहा कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। और जितने बार आप देखेंगे और उसे आप देखकर कुछ ना कुछ नया तरीके से सीखेंगे। तो उसे पढ़ें और रिवाइज करें दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की ओर चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। सरकार के तीसरे अंक के रूप में कौन जाना जाता है, तो सरकार के 3 अंक कौन कौन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि 3 अंक कौन है, तो इसमें से कौन 3 अंक है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3 अंक होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंक हो गया। तो इसमें सरकार के तीसरे अंक के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सरकार के कानून बनाने वाले प्रथम अंग को विधायिका कहते हैं, जो कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। और सरकार का जो दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, कानून को क्रियान्वित करती है। और जो न्यायपालिका होता है जो कानून को लागू करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान से उद्देशिका के विचार जो है कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका के विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका के विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ से, यूएसए के संविधान से लिया गया है उद्देशिका के विचार। यदि उद्देशिका की भाषा आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे उद्देशिका की भाषा पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया उद्देशिका की भाषा। लेकिन उद्देशिका के विचार लिया गया कहाँ से, यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर, चाहे जो भी पहले हो, चाहे 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो, दोनों में से कोई भी पहले हो, उनका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकते हैं।
तो दोनों में से कोई भी पहले अपने पद पर वो रह सकते हैं, चाहे 6 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे 65 वर्ष पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 45 में कहा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। यदि ये देखें बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो वो महामाया प्रसाद थी, जो महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक भारत नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री बनी रही, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और वह एक निर्दलीय बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सीएम मोहम्मद यूनिस बने थे आजादी से पूर्व, और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो भोला पासवान थे बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। कौन पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो देखिए सूर्य के नजदीक जो ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी ये सब क्या हुआ, पार्थिव ग्रह के रूप में आते हैं। और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब क्या है, पार्थिव ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब क्या है, बाह्य ग्रह के रूप में आते हैं। तो बाह्य ग्रह और पार्थिव ग्रह के रूप में आपको पता चल गया। तो हमसे पूछा पार्थिव ग्रह कौन है, तो बुध पार्थिव ग्रह, और इसमें कह रहा है कौन नहीं है पार्थिव ग्रह, तो बुध पार्थिव ग्रह है, पृथ्वी पार्थिव ग्रह है, शुक्र पार्थिव ग्रह है, बृहस्पति है जो पार्थिव ग्रह नहीं, यह एक बाह्य ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 47 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्ती का काल कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्ती का काल किस ऋतु को कहते हैं, तो शरद ऋतु को। मानसून प्रत्यावर्ती मतलब क्या हुआ, यानी मौसम को घूरना। शरद ऋतु में मौसम दोबारा मानसून यानी वर्षा काल घूर कर आती है, जो ये कहाँ दिखती है, तो भारत के तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसमें यह मानसून प्रत्यावर्ती का क्षेत्र दिखाई पड़ता है हम लोग को। कहाँ पर, तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, शरद ऋतु में। नेक्स्ट है 48 में, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। उसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण कपास की मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। कपास की मिट्टी के बारे में देखें तो, काली मिट्टी के बारे में देखें तो हम लोग मुंबई और गुजरात का क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जो मालवा पठार का क्षेत्र है। मालवा पठार का क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 49 में, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है हमें, ऊपर से नीचे की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कहा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन होगा पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सही क्रम है। ठीक है, सबसे पहले काराकोरम होगा, उत्तर में सबसे कौन है, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, उसके बाद पीर पंजाल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यदि उसके बाद भी देखें हम तो धौलाधर आएगा, उसके बाद शिवालिक श्रेणी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया 50 नंबर प्रश्न की ओर, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। माउंट ब्लैक और अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, माउंट ब्लैक अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है दोस्तों, और इस पर्वत श्रृंखला जो अल्पस पर्वत है यूरोप में, फ्रांस में फैला हुआ, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, 4810 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एल्ब्रुस को देखें, माउंट एल्ब्रुस, तो माउंट एल्ब्रुस पर्वत क्या है, यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एल्ब्रुस जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एल्ब्रुस एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट मैकिन्ले देखें तो माउंट मैकिन्ले देनाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे देनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। माउंट मैकिन्ले अमेरिका के अलास्का में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 51 में, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, या अधिक कहाँ पाया जाता है जूट भारत में। तो भारत में जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है उस क्षेत्र में जूट की खेती, जूट सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है, जूट उत्पादन राज्य है सबसे बड़ा। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है दोस्तों, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बिहार में कहाँ होता है जूट का उत्पादन सबसे अधिक, पूर्णिया में।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, वो होगा। भारत का बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और सबसे कम भारत की सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, देखिए भारत के साथ 7 देशों के साथ लगता है भारत का पड़ोसी देश की थल सीमा से कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो राज्य है कौन कौन स्पर्श करती है, तो 5 राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 53 नंबर प्रश्न में, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है जनगणना 2011 के अनुसार, तो पंजाब में अनुसूचित जाति एससी का सबसे अधिक जनसंख्या है, कहाँ, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जनसंख्या नहीं, प्रतिशत के रूप में 31.9% है, 31.9% अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य सबसे अधिक कहाँ है, तो पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 54 में, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यूनेस्को की अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा, भारत। ठीक है, और भारत को पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने की अवसर मिला है, जो जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न में, हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गैब्रियल अटल को सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ के लिए चुना गया है, तो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं गैब्रियल अटल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 9 जनवरी को एक नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल को नियुक्त किए। यह पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 56 में, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगा दिया, तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो किस राज्य के, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 58 नंबर प्रश्न में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहाँ उद्घाटन किया गया सैनिक स्कूल का, तो मथुरा में किया गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 59 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किए हैं। ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ, वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न की ओर, ममल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तो ममल्लपुरम है जो तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ममल्लपुरम जो त्यौहार है उत्सव तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि और भी देखें कुछ त्यौहार का, बोनालू त्यौहार कहाँ का है, तेलंगाना का है। ये सब त्यौहार हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का, हेमिस त्यौहार लद्दाख का, और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड का, कम्बाला त्यौहार कर्नाटक का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 60 नंबर प्रश्न चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। अंतरिम बजट, केंद्रीय बजट 24-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है, तो अंतरिम बजट 2024-25 में गरीबी पर, युवा एवं किसानों पर और महिला पर, सभी पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 62 में, फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है, तो आर्द्र भूमि की संख्या भारत में कितना हो गया है, तो 80 हो गया, 80 हो गया है। फरवरी 2024 तक आर्द्र भूमि की संख्या भारत में कितने हो गए हैं, तो 80 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। आर्द्र भूमि की संख्या फरवरी तक 80 हो गए हैं। कुछ आर्द्र भूमि के नाम यदि हम बताएं दोस्तों, जो फिलहाल ही में इन सभी को दर्जा प्रदान किया गया है, जैसे मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में,
अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, लॉन्ग वुड सैलो रिजर्व वन तमिलनाडु में। ये जो नए जोड़े गए हैं 5 आर्द्र जोड़े गए हैं, आर्द्र भूमि का नया 5 और जोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर 80 हो गया है दोस्तों। पहले 75 था और 5 जोड़ दिए गए तो 80 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 63 में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, विश्व खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 126वां है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत का स्थान 126वां है विश्व खुशहाली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। खुशहाली में कितना? तो भारत का स्थान 126वां है। कुछ और देखें दोस्तों, भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कितना है? ग्लोबल हंगर में भारत का स्थान 2023 में 111 है। ग्लोबल हंगर में कितना भारत का स्थान है? 111। और यदि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देखें भारत का क्या स्थिति है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का देखें स्थान तो 126 है वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान भी 126 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 64 में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो कौन सा मिलान असत्य है? कहा गया इसमें सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, सही है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर, ये गलत है दोस्तों। सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर, ये भी सही है। हमसे पूछा कौन असत्य है, तो हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर, ये गलत है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है, नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है जेमू ग्लेशियर, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के काराकोरम क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिमालय का सबसे लंबा है, हिमाचल प्रदेश का नहीं, वो हिमालय का सबसे बड़ा लंबा ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो कौन गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 65 में, सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग या उद्योगों को जाना जाता है? सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग या उद्योग को जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के रूप में आपको सूचना प्रौद्योगिकी को, सीमेंट उद्योग को और सूती वस्त्र उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। हमसे पूछा है कि सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। सनराइज उद्योग में मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि का उद्योग होते हैं सनराइज उद्योग के अंतर में, बाकी और सब सनराइज उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? यदि देखिए इसमें सिक्किम है, जो धूमथांग घाटी सिक्किम स्थित है, सही है। नागालैंड में जुक्कू घाटी नागालैंड में स्थित है, ये भी सही है, नागालैंड में जुक्कू घाटी। और पश्चिम बंगाल में कम्बम घाटी, ये गलत है। पश्चिम बंगाल में कम्बम घाटी नहीं है, यह तमिलनाडु में है कम्बम घाटी। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, 67 में निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा से किस एक का संबंध नहीं है? गरीबी को कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागजात के थैलों का प्रयोग करना, ये सब क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा है, लेकिन गरीबी को कम करना का पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 68 में चलते हैं, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई है? तो गैंडा संरक्षण परियोजना देखें तो वर्ष 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1987 ईस्वी में गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू की गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को से की गई गैंडा संरक्षण जो अभियान है, कहाँ से शुरू किया गया था? काजीरंगा अभियान से। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का लगभग 2/3 एक सिंगी वाले गैंडा पाए जाते हैं। और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व, ठीक है। असम के काजीरंगा उद्यान तथा मानस अभ्यारण्य एवं पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा अभ्यारण्य, जिसे जलपाईगुड़ी भी कहते हैं, एक सिंगी वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1987 में गैंडा संरक्षण अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न की ओर, यदि आप दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं इरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पूरा अपलोड कर दिया हूँ। क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक जो 15 प्रैक्टिस सेट आए हुए थे क्रॉन पब्लिकेशन का, उसका जीके जीएस पूरा अपलोड कर दिया हूँ। 75 प्रश्न उसमें है। प्रत्येक वीडियो में 15 प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट का अलग वीडियो है दोस्तों। हर वीडियो में 75 प्रश्न है, उसका भी मैं डिटेल वर्णन किया हूँ, उसका ही वीडियो अपलोड है। और आपको रुक्मणी प्रकाशन का पूरा वीडियो अपलोड है प्रैक्टिस सेट का, उसमें वॉल्यूम 2 का रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूँ। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे दोस्तों, उसका भी 75 प्रश्न का वीडियो अपलोड है।
यदि आप लोग इन सभी को देख लेते हैं तो हमें विश्वास है दोस्तों कि आपका जो जीके जीएस है वो रिवाइज हो जाएगा। आप लोग यदि सेट लगा चुके हैं तो इन सभी को देख लें, आपका जीके जीएस रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद आप आने वाले सेटों में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। तो उसे आप लोग जाकर देख लें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए 69 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने वक्त? किन्हें शामिल किया जाता है? चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय गणना करते वक्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 70 की ओर। 70 नंबर प्रश्न में प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? तो यह जो है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, राजकोषीय घाटा के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 71 नंबर प्रश्न की ओर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यदि हम देखें तो कब किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये रियो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1992 में पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था। सतत विकास पर पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था दोस्तों। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1992 में हुआ था। इसे सुमेलित करने के लिए दिया गया है दोस्तों, घटना है और दिवस है। इसे हम लोग मैच करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे और एक फ्रेम में ले आएंगे। ठीक है, देखिए इसको मैच करते हैं हम लोग। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? तो 18 अप्रैल को हम लोग दोस्तों 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को। ऑप्शन यदि इसको मैच करें तो 4-2-1-3 4-2-1-3 4-2-1-3 4-2-1-3 इसमें मैचिंग 2-4-1-3 होगा दोस्तों। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस 2 हो गया और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2-4-1 में हो गया। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 सितंबर विश्व विरासत दिवस, 5 सितंबर विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, 5 दिसंबर क्या है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार मैच करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? तो किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहते हैं? राजगोपालन वासुदेव को भारत का प्लास्टिक मैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर राजगोपालन वासुदेव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्लास्टिक मैन राजगोपालन वासुदेव को कहता है। ठीक है, वर्ष 2018 में चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजगोपालन वासुदेवन को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? यदि ये देखें कीर्तिराज सिंह तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कीर्तिराज सिंह है जो भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से युगों पर विचार करें और ये सब का मुख्यालय दिए हुए हैं। कौन सही युग में है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय लंदन में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? लंदन में है। ये बिल्कुल गलत है। कौन सा सही है सो हमसे पूछा है। यूनेस्को का मुख्यालय लंदन में है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 2 सही है। यदि हम सबका देखें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, कुछ महत्वपूर्ण संगठन का देख लेते हैं हम लोग। स्थापना, उसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई। अक्षय ऊर्जा एजेंसी अबू धाबी में हुई, UAE में। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक परिषद की स्थापना कहाँ है? इंग्लैंड में है। 1948 में स्थापना हुई थी। एशियाई प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग का स्थापना सिंगापुर में हुआ था 1989 में। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है।
पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। 1946 में स्थापना हुई थी। यूनेस्को का स्थापना 1946 में पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में हुआ था। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। तो हमसे पूछा कौन सही है, तो केवल और केवल 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोगों को इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी ग्रुप है आपके पास, सभी ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।